मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आप विषय तो समझ ही गए होंगे, खासकर मेरे विद्यार्थी जिन्होंने अनुरोध किया कि बांग्लादेश क्राइसिस पर मैं जरूर एक लेक्चर डालूं। हालांकि यह घटना घटी है, इसका पूर्वाभास मुझे एक साल पहले ही हो गया था, और जो भी विद्यार्थी आज से 6 महीना पहले मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े हैं, इंडो बांग्लादेश रिलेशंस का, तो उसमें मैंने बीएनपी और आवामी लीग की भूमिका की स्पष्ट जिक्र किया है। खैर फिलहाल बांग्लादेश में यह जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ, मैं इस विषय पर चर्चा लेकर के आया हूं, और हम देखेंगे कि बांग्लादेश की इस घटना के पीछे के त्वरित कारण क्या है, यानी तुरंत के कारण क्या है और ऐतिहासिक कारण क्या है। क्योंकि कोई भी घटना, कोई भी आंदोलन, विशेषकर यदि वह जन आंदोलन है, तो वह एक दिन की परिस्थिति का परिणाम नहीं होती है। दूसरी चीज कि जब यह आंदोलन हो रहा था, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट किया जा रहा था, उस समय भारत और भारत की रॉ एजेंसी क्या कर रही थी? यही वह एजेंसी है जिसने कि बांग्लादेश की स्थापना करवाई। फिर हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति पे भारत सरकार मौन क्यों धारण किए हुए है। इन सभी विषयों को हम कुछ शब्दों में किंतु लगभग सारगर्भिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। खैर फिलहाल जब हम इस स्टोरी को देखते हैं कि बांग्लादेश में जो मिलिट्री कूप जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं, इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक त्वरित और एक ऐतिहासिक। जब हम त्वरित कारणों को देखते हैं, यानी तुरंत हाल की कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने बांग्लादेश के को इतना संवेदनशील बना दिया, जन आंदोलन को जन्म देने में एक बड़ी भूमिका निभाई, तो इस कारण में हम फिर दो कैटेगराइजेशन करते हैं, आंतरिक कारण यानी इंटरनल फैक्टर्स, और दूसरे हैं बाह्य कारण यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर हम हिस्टोरिकल रीजन्स पे चलते हैं। तो जब हम तुरंत कारण को देखते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, इस डिवीजन को अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स को देखते हैं कि कौन से कारण थे जो कि अचानक इतने विस्फोटक हालात बांग्लादेश में पैदा कर दिए। तो इसमें सबसे पहला कारण है बांग्लादेश में तुरंत उभरा आरक्षण का मुद्दा। क्या है यह आरक्षण का मुद्दा? तो सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर के 1 जुलाई को छात्रों ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन किस लिए किया गया था? कि बांग्लादेश में 30% आरक्षण दिया गया है शेख हसीना सरकार द्वारा। आज से नहीं आरक्षण है, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तब से यह आरक्षण चला आ रहा है। यह आरक्षण किसको दिया गया था? 30% या 30% जो रिजर्वेशन था, यह दिया गया था मुक्ति योद्धा के वंशजों को। अब इस सरकार ने मुक्ति योद्धा के वंशजों की तीसरी पीढ़ी को भी 30% रिजर्वेशन देने का निर्णय ले लिया था। मुक्ति योद्धा कौन है? तो यह बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। कि जब बांग्लादेश में 1970 के दशक में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश उभर रहा था और भारत की तत्कालीन आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का निर्णय लिया, तो उस दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, यानी कि बांग्लादेश के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, उनको मुक्ति योद्धा कहा जाता है। उन्हीं की बेटी है शेख हसीना। खैर इस लेक्चर्स को मैं फॉर्मेलिटी से थोड़ा सा लोहित रखूंगा। इसके पीछे रीजन है कि आम जनता भी इस विषय को समझना चाह रही है कि क्या है। वही शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने तय किया कि बंगाली मानुष के नाम पर जो मैंने बांग्लादेश का निर्माण किया है, और जिन बंगाली मानुषों ने राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म के नाम पर मेरा समर्थन किया है, उनको और उनके वंशजों को 30% या 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये वही 30% रिजर्वेशन है। अब क्वेश्चन है कि यह विरोध क्यों किया जा रहा है? कि किसी भी देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को आरक्षण दिया जाए तो जनता खुश होती है, तो विरोध का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण यह है कि उस दौर में भी वो सभी बंगालियों ने शेख मुजीबुर रहमान के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। कुछ अपने पूर्व आका पाकिस्तान के साथ भी थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश पूर्व में पाकिस्तान का हिस्सा रहा, जिसको कि पूर्वी बंगाल कहा जाता था। अगले स्थिति को हम देखते हैं, तो ये आंदोलन किया क्यों आखिर इन लोगों ने? तो इसका मूल कारण है कि जो मुक्ति योद्धा हैं, जो कि वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन मुक्ति योद्धाओं का वहां की आबादी में अनुपात केवल 0.13% है। जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन उनकी 0.13% है,
0.13% को सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन दे देना, यह कहां का न्याय है? इसको लेकर के वहां के आम छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन करना चालू किया। इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई और जमाते इस्लामी का भी हाथ है। फिलहाल हम आंतरिक घटक को समझ लें, इंटरनल फैक्टर्स को। तो अब इसी में हिंसा भड़क उठी कि इस रिजर्वेशन को कम किया जाए, क्योंकि उनकी तीसरी पीढ़ी तो फ्रीडम फाइटर्स है नहीं। अंततः भारी हिंसा हुई, जिसमें करीब 100 लोग मारे गए और 25,000 आंदोलनकारी इसमें घायल हुए। इसके पश्चात इन आंदोलनकारियों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाना उचित समझा। मामले, एक तरफ आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ मामला बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसके पश्चात बांग्लादेश की न्यायपालिका ने, अदालत ने निर्णय क्या लिया? उसने तय किया कि जो आरक्षण की सीमा 30% है, यह जस्टिफाइड नहीं है। इस रिजर्वेशन को गवर्नमेंट को कम करना चाहिए और सरकार को आदेश भी दे दिया कि इस आरक्षण को कम करिए। खैर, फिलहाल शेख हसीना सरकार, जो कि वर्तमान सरकार है और इनके पिता ने ही इस देश का निर्माण किया था इंदिरा गांधी के सहयोग से, इस शेख हसीना सरकार ने रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया, खुशीपूर्वक स्वीकार किया और रिजर्वेशन घटा करके टोटल 7% कर दिया। लेकिन यह 7% रिजर्वेशन क्या केवल मुक्ति योद्धाओं को दिया गया था या उनके वंशजों के लिए है? या तो इसमें कहा गया कि जो 30% रिजर्वेशन तब दिया गया था, अब उसको घटा करके 5% किया जा रहा है मुक्ति योद्धा के वंशजों के लिए। इसके अलावा 2% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए, यानी जिसे हम हिंदू और ईसाई कहते हैं, इसके लिए बना रहेगा। यानी कि इस नई गवर्नमेंट ने अब ये तय कर लिया कि टोटल रिजर्वेशन 30 ना होकर के मुक्ति योद्धाओं का के वंशजों का अब केवल 5% ही रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसी रिजर्वेशन के खिलाफ वहां सड़कों पे आंदोलन हो रहा था छात्रों का। अब वह आंदोलन कुछ धीमा पड़ गया। खैर, इससे थोड़ी शांति आई। तो यह जो थोड़ी शांति आई, यह अगस्त जुलाई अंतिम में चल रही है। यह अस्थायी शांति थी। तो इस प्रकार ये पहला फेज लगभग समाप्त होता दिखाई दे रहा शेख हसीना सरकार के खिलाफ। अब इसके हम सेकंड फेज पे चलते हैं, इंटरनल फैक्टर्स के। कि हो क्या रहा है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो कर दिया और गवर्नमेंट ने उस फैसले को मान भी लिया, किंतु आंदोलनकारी अब इस बात पे सरकार को दबाव डालने लगे कि सरकार जो आंदोलनकारियों को दंडित किया है या जिनके कारण हिंसा में 100 लोग मरे हैं, उन लोगों को सजा दी जाए। यानी कि जाहिर सी बात है, सरकार के एजेंट या सरकार के नुमाइंदे ही उन 100 लोगों की हत्या किए होंगे, तो उनकी मेजर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। इसके लिए शेख हसीना गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई और इसकी पृष्ठभूमि में जो आंदोलन 1 जुलाई को चालू हुआ और 20 जुलाई आते आते थोड़ा शिथिल पड़ गया था, डोरमेंट स्टेज में चला गया था, वो फिर सेकंड फेज में उभार में आ गया और वह तारीख थी 4 अगस्त। जी हां, 4 अगस्त को इन लोगों ने सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। असहयोग किस बात को लेकर के कि जो आंदोलनकारी मारे गए हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे थे, उन आंदोलनकारियों के दोषियों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है। और बांग्लादेश सरकार या शेख हसीना सरकार इसके लिए दोषी है और उसे इस्तीफा देना चाहिए। इसके एवज में इन लोगों ने सभी प्रकार के टैक्सेशन का विरोध किया। जो शेख हसीना के कॉर्पोरेशन से चलाए जाने वाले कॉलेजेस थे, उसका बहिष्कार चालू किया गया। अंत में फिर से आंदोलन तेज हो गया। इसके विरुद्ध जब दूसरा फेज उभर रहा है 4 अगस्त को, तो शेख हसीना सरकार ने, आज देख ही रहे कि आज आपका करीब 7 अगस्त ही है, तो 4 अगस्त को जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया, इनके घर का घेराव किया जाने लगा, तो शेख हसीना गवर्नमेंट ने किया क्या? फिर इन्होंने इस पर डायरेक्ट एक्शन लेने का निर्णय कर दिया। शेख हसीना ने विद्रोही छात्रों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, पुलिस बल को आदेश दिए, सेंट्रल आर्म फोर्सेस को आदेश दिए और साथ ही साथ अपने भाषणों में कहा कि ये आंदोलनकारी नहीं हैं, ये अपराधी हैं, ये क्रिमिनल्स हैं और इनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जमाते इस्लामी कट्टर संगठनों के लोग अगुवाई कर रहे थे। इसके बाद आगे क्या हो रहा है? जब सख्ती से निपटने का आदेश दिया, अपराधी घोषित किया, यहां तक भी थोड़ी गनीमत थी।
ये आंदोलनकारी उतने उग्र नहीं हुए। हालात तब बिगड़े कि जब शेख हसीना सरकार ने इन आंदोलनकारियों से, इन रिवोल्यूशनरी से यह सवाल पूछ दिया। हालांकि मेरी निगाह में ये आतंकवादी है, रेडिकल फोर्सेस हैं। तो शेख हसीना गवर्नमेंट ने क्या कहा, प्रदर्शनकारियों से यह सवाल पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि जो आरक्षण बंग बंधुओं को दिया जा रहा है, या यूं कहा जाए कि जो आरक्षण मुक्ति योद्धा के उत्तराधिकारियों को दिया जा रहा है, देशभक्तों को दिया जा रहा है, वह आरक्षण इन्हें छीन करके इनसे रजाकारों को दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि यह रजाकार अब देश में शासन करें, जो कि पाकिस्तान के एजेंट हैं? अब प्रश्न है कि यह रजाकार कौन है? तो रजाकार कौन है? तो जब 1970 में पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आजादी का मूल कारण यह था कि पश्चिमी पाकिस्तान ने इनको सीट जीतने के बावजूद भी इनको सरकार नहीं सौंपी और बंगालियों पर जबरदस्ती उर्दू थोपा। उस दौरान कुछ बंगालियों ने पाकिस्तान का साथ दिया था। उन्हें ही देशद्रोही माना जाता है, उन्हें ही रजाकार माना जाता है। कुल मिलाकर के रजाकार का मतलब होता है गद्दार, सीधा सा अर्थ, जो देश के साथ गद्दारी की है, पाकिस्तान के साथ गए। तो यह प्रश्न शेख हसीना ने आंदोलनकारियों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि रजाकारों को आरक्षण दिया जाए? इस पर जनता और भड़क गई, यानी छात्र और भड़क गए और उन्होंने सख्ती से कार्रवाई किया। इसके पश्चात हुआ क्या कि सेना ने भी उनका साथ दे दिया। अब सेना ने क्यों साथ दिया? इसके पीछे कारण है कि सेना में भी दो गुट हैं, एक पाकिस्तान सपोर्टर गुट है और दूसरा भारत सपोर्टर। पाकिस्तान सपोर्टर गुट प्रायः अमेरिका द्वारा डील किया जाता है, ब्रिटेन द्वारा डील किया जाता है। ऐसा क्यों है, अभी हम इसके ऐतिहासिक कारणों पर चलते हैं, तब चर्चा करते हैं। तो ये चीजें दिखाई दी। अब उसी व्यवस्था में शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। खैर, एक एंटी इनकम्बेंसी भी थी कि देश की क्षेत्रफल बहुत कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो सबको खुश नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं बांग्लादेश में इस रिवोल्ट के बाह्य कारणों पर, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे। तो जब हम इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेकर के शेख हसीना ने खुद ही आरोप पिछले साल लगाया था कि अमेरिका बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। डायरेक्ट अमेरिका का नाम ना लेकर के व्हाइट मैन का नाम लिया कि एक व्हाइट मैन कंट्री उनके देश के विकास को देखना नहीं चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। और साथ ही साथ वह एक ऐसा देश है जो सभी इस्लामिक देशों को अपने कंट्रोल में रखता है, किंतु मैं उसके कंट्रोल में या दबाव में आने वाली नहीं हूं। यही हाल बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का भी था कि किसी भी पश्चिमी ताकत के आगे नहीं झुके। जब पाकिस्तानी हुक्मरान 60 और 70 के दशक में ब्रिटेन और अमेरिका के तलवे चाट रहे थे, पूंजीवादी संगठनों के तलवे चाट रहे थे, उस दौरान भी शेख मुजीबुर रहमान एक क्रांतिकारी या रिवोल्यूशनरी के रूप में उभरे और भारत का साथ दिया, मानवतावाद का साथ दिया और समाजवाद का साथ दिया। समाजवाद स्वयं में मानवतावाद है। अब इसके पश्चात मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। यही चीज आरोप इन्होंने अमेरिका पे लगाया। दूसरा इन्होंने अमेरिका पे क्या आरोप लगाया कि अमेरिका ईसाई देश बनाने की साजिश में है, पूर्वी तिमोर की तरह। किसको ईसाई देश बनाने की साजिश में है? तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर के क्रिश्चियन कंट्री बनाया जाए। और इसमें अगर आपको बात मैं अपनी तरफ से बोलूं, एज अ फैकल्टी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी विशेषकर पॉलिटिकल साइंस के रूप में, तो त्रिपुरा में भी जो ईसाई संगठन चलते हैं वह भी ऑस्ट्रेलिया बैप्टिस्ट चर्च द्वारा डील किए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सगे भाई हैं। मैं आपको कभी जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको समझ रहे होंगे, आम आदमी के लिए यह शब्द यूज किया मैंने कि सगे भाई हैं। अब देखें, तीन सब क्षेत्रों को मिला करके अमेरिका यहां पूर्वी तिमोर की तरह एक अलग देश बनाना चाहता है जहां पर वह अपने सैन्य अड्डे बनाएगा। ऐसा कहा क्यों शेख हसीना ने? इसके पीछे पूरा कारण है कि आप सभी जानते हैं कि भारत की चारों दिशाओं, भारत के सभी तरफ, ये हिंद महासागरीय क्षेत्र में, चाहे अरब सागर वाला क्षेत्र हो या बंगाल की खाड़ी वाला, सभी जगह अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। आपकी मीडिया ने कभी इन सैन्य अड्डों का विरोध किया?
नहीं किया। वह यह दिखाती है कि चीन सैन्य अड्डे बना रहा है भारत को घेरने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी मीडिया जो कैपिटलिस्ट मीडिया है वो लंदन और अमेरिका के इशारों पर चलती है। सारे कैपिटलिस्ट यहां से पैसा लेकर लंदन और अमेरिका भागे, कोई बीजिंग और रसिया नहीं भागा है। तो बहुत गंदी पॉलिटिक्स है भारत में भी और यहां पर भी, और सारे न्यूज चैनल्स आपको फर्जी खबरें दिखाते हैं, विशेषकर प्राइवेट। तो यहां क्यों इन्होंने बोला? तो पिछले साल अमेरिका ने इससे सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था कि दे दो, हम यहां पर अपना एयरबेस बनाएंगे। इसी बात के लिए शेख हसीना तैयार नहीं हुई कि अगर जो बंगाल की खाड़ी में वे अपना क्षेत्र दे देंगी तो इससे बांग्लादेश और भारत दोनों की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। और जाहिर सी बात है, इंदिरा के समय से ही भारत के साथ इस परिवार का बेहतर रिलेशन रहा है, तो नहीं चाहती थी कि भारत के नीचे दक्षिण में ही डियागो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य बेस है और इधर से भी भारत को घेरे। आपके न्यूज चैनल्स कभी इस चीज को दिखाए हैं? नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए हैं? क्योंकि आपके न्यूज चैनल्स आपके नहीं है, अमेरिका और ब्रिटेन के। तो ये बाह्य कारण था जिसकी वजह से अमेरिका गुस्साया हुआ था और उसके डीप स्टेट एक्टर्स और सीआईए ने मिलकर के बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने का काम किया, अकॉर्डिंग टू शेख हसीना। ये रियलिटी भी, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें पाकिस्तान का आईएसआई और जमात इस्लामी कट्टर इस्लामिक संगठन भी शामिल है। तो ये हो गए बांग्लादेश के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर के। अब हम चलते हैं इसके ऐतिहासिक कारणों पर कि क्या बड़ा कारण है, इससे क्या भारत अछूता है? हिस्टोरिकल रीजन बांग्लादेश की इस प्रकार की व्यवस्था के, तो इसका इतिहास बहुत पुराना जाता है। आप चलिए इतिहास में आजादी के पहले, तो बंगाल विभाजन के समय से ही इसका इतिहास दिखाई देता है कि अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे तो वास्तव में इंग्लैंड शासन नहीं कर रहा था। जो आपको लगता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करता है, ये वास्तव में केवल मिथ्याएं हैं। राजनीति विज्ञान में ऐसा कोई भी दर्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये सब फर्जी मनगढ़ंत कहानियां जो आपको पढ़ाई जाती हैं और टीवी में दिखाया जाता है। वैश्विक स्तर पर दो प्रकार की विचारधाराएं रही। पूंजीवाद जो चाहता है कि कैपिटलिज्म कि पूरे रिसोर्सेस पे कुछ पूंजीपतियों का कब्जा हो यूरोप के, और यहाँ के देसी उद्योगपति भी उनका साथ दें। और ये देसी उद्योगपति इंग्लैंड और अमेरिका के फेवर में रहते हैं, इनके न्यूज चैनल भी। तो ये बंगाल विभाजन के समय ही जब हिंदू और मुस्लिम जागृत हो रहे थे और वे चाहते थे कि ब्रिटिश पूंजीपति और भारतीय पूंजीपतियों से हमें आजादी मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने यहां पर नेशनलिज्म का और मजहबवाद का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला, ताकि वे नहीं चाहते थे कि देश छोड़ के उन्हें जाना पड़े। इसके तहत उन्होंने कई संगठनों को खड़ा किया। बंगाल का जो ढाका का नवाब था उसके साथ मिलकर के इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। नवाब और देसी राजे उस दौर में ब्रिटिश पूंजीवाद के एजेंट हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड ने आपको गुलाम नहीं बनाया, इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने गुलाम बनाया है वहां की जनता को भी और आपको भी, राष्ट्रवाद और मजहबवाद का नाम लेकर के। इसके बाद क्या हो रहा है, फिर हिंदू महासभा को खड़ा किया। शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं तो जीना, सावरकर और अंबेडकर, ये तीन एजेंट्स अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश पूंजीपतियों ने खड़े किए कि भारत को छोड़ के जाना ना पड़े, और ये मजहब के नाम पर और जाति के नाम पर ये जनता को बरगलाए रखे ताकि ये फ्रीडम स्ट्रगल ना कर पाए और आपस में उलझते रहें। आगे चल करके जब देश में वामपंथी आंदोलन तेज हो रहा है, कम्युनिस्ट मूवमेंट तेज हो रहा है, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, एम.एन. रॉय जैसे लोग यहां पर रिवोल्ट पैदा कर रहे हैं किसानों मजदूरों के हित में, मध्य वर्ग और गरीबों के हित में, तो ब्रिटिश सरकार, पूंजीवादी सरकार की नींव हिल गई। भारतीय पूंजीपति जो हमारा शोषण करके लंदन पैसा भेज रहे थे उनकी नींव हिल गई, गांधी के आंदोलन से, वामपंथी आंदोलनों से। अब अंततः हुआ क्या, विवशतावश इन्हें आजाद करना पड़ा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि रसिया और एशिया में वामपंथी मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब लूटने के लिए यूरोपियंस को यहां कुछ बचा नहीं था। तो चीन में भी क्रांति सफल हुई और रसिया में तो खैर 1917 में सफल हो गई थी। तभी रसिया ने एशिया के देशों को ब्रिटिश पूंजीवाद से आजाद कराने का निर्णय ले लिया कि एशिया के संसाधन हमारे हैं, हमारे लोगों के हैं। भारत के संसाधन भारतीयों के हैं, चीन के संसाधन चीनियों के हैं, रसिया के संसाधन रसियों के हैं। इस पर किसी यूरोपियों का कब्जा नहीं होगा। तो विवशतावश उसे आजाद करना पड़ा, किंतु डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सफल बना दिया अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी ब्रिटिश पूंजीपति उस वक्त शासन कर रहे थे, बहुत कैजुअल लैंग्वेज में बोल रहा हूं वरना मैं तारीख और पुख्ता सबूतों के साथ क्लास में लेक्चर लेता हूं।
इन्होंने क्या किया, यहां पर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की बंगाल में सरकार बनवा दी और दूसरी सरकार बनवा दी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर। ऊपर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की मिलीजुली गवर्नमेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हुआ करते थे। जो भी आप मान ले, मेरे हिसाब से तो इन लोगों ने देशद्रोही ही है। संघ जैसे संगठन, जमाते इस्लामी जैसे संगठन खड़े किए गए। जमाते इस्लामी की स्थापना जो इस मूवमेंट में है बांग्लादेश के, इसकी भी स्थापना 1941 में मौलाना मदूदी ने लाहौर में किया था। ये सभी संगठन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे। आपने कभी सुना है कि सावरकर ने देश की आजादी में क्या योगदान दिया? आपको पता है कि सावरकर को पेंशन क्यों मिलती है? आपको पता है कि अंबेडकर ने कितना मूवमेंट में योगदान दिया देश की आजादी में? कोई बता सकता है? हिंदू, मुसलमान या दलित? या फिर जीना ने देश की आजादी में क्या योगदान दिया? नहीं ना। ये सभी ब्रिटिश खेमे में बने रहे। देश का बंटवारा हुआ, फिर भारत में कांग्रेस हावी रही और हम रशियन खेमे के साथ मिक्स इकोनॉमी की तरफ चले आए। किंतु पाकिस्तान जो कि मुस्लिम लीग के सहयोग से बना था, यहां हिंदू महासभा सफल नहीं हो पाई अंग्रेजी खेमे में जाने के लिए, कांग्रेस की सफलता लगी, किंतु वहां पर रेडिकल फोर्सेस सफल हो गई और बाद में ये लोग उर्दू थोपना चाहे बांग्लादेश पर, कट्टरतावाद, इस्लामिक कट्टरवाद की तरफ बढ़ता चला गया देश। इसी के विरोध में बांग्लादेश में विरोध किया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन उतना रेडिकल नहीं थी और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान से अलग होने का निर्णय लिया। इसमें समर्थन किसने किया? कांग्रेस ने, भारत ने और इंदिरा गांधी ने। रसिया और चीन जैसे लोगों ने अप्रत्यक्ष तौर पे। इसके समर्थन का मूल कारण रसिया का क्या था कि रसिया चाहता नहीं था कि एशिया में कोई भी यूरोपियन पूंजीपतियों का शोषण अब हावी हो, इसलिए रसिया ने सपोर्ट किया और हमने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए। तो जाहिर सी बात है, जमाते इस्लामी 1941 में जो लाहौर में बना था, वह 48 में इंडिया के इलाहाबाद में भी एक इंडिया का विंग बनाया। फिर उसके बाद बांग्लादेश जब बना तो वही पाकिस्तानी जमाते इस्लामी वहां पर भी चला गया। इसको मैं कभी अलग से लेक्चर लाऊंगा, वरना आज का लेक्चर आपस में हौच-पौच हो जाएगा और आप सभी राजनीति विज्ञान के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो ऐसे में समझने में दिक्कतें आएंगी। फिलहाल ये चीजें समझ के होंगे। अब क्वेश्चन है कि क्या उसमें सफलता किसको मिली? जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो भारत और रूस को सफलता मिली, समाजवाद को सफलता मिली, वामपंथ को सफलता मिली, मानवतावाद को सफलता मिली, किसान, मजदूर और गरीबों की जीत थी। लेकिन 1991 में सोवियत को सारे कैपिटलिस्ट देशों ने गरीब मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को चढ़ा करके रसिया में युद्ध लड़वाया और रसिया को परास्त कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान से उनका काम खत्म हो गया। भारत में भी उन्होंने अस्थिरता लाने की कोशिश की। 1987 में जब देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, 84 के आसपास सोशलिस्ट दौर में इंदिरा गांधी के समय 6 से 7% विकास दर थी। तो ऐसी ही विकास दर आज के शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश की थी। तो उन्हीं पूंजीपतियों ने मिल करके अपने इन्हीं रेडिकल संगठनों खालिस्तान टाइगर फोर्सेस से हत्याएं करवाई। आपको मैं बता दूं, आरएसएस, खालिस्तान, जमाते इस्लामी, ये सभी के सभी संगठन यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। यानी जो लंदन और लंदन के 4 बेटे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा, यहां से डील होते हैं और ये केवल पूंजीपतियों के हितों को साधते हैं और आम आदमी रोजी रोटी की लड़ाई ना लड़े, इससे उसका ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इन लोगों को रिलीजन इज लाइक ओपियम कहा, जिन्होंने सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम पे किताब लिखी थी। और ये गंदी हरकतें अपने संगठनों के द्वारा वामपंथ को बदनाम करते हैं और मानवतावाद को। ये नहीं चाहते कि एशिया के संसाधन एशिया के लोगों के लिए रहे, भारत या बांग्लादेश के लोगों के लिए रहे। खैर, सरकारी तंत्र के विकास से भारत में नौकरियां बढ़ी, व्यवस्थाएं बढ़ी, इन पूंजीपतियों को बड़ी सफलता नहीं मिली। सफलता कब मिली? जब इन्होंने इंदिरा को हटवा लिया खालिस्तान टाइगर फोर्सेस की मदद से और उसके पश्चात आरएसएस, दलित संगठन, ओबीसी के नाम पर सपा, बसपा और भाजपा को पैदा किया। खैर, 1991 में एलपीजी ला दिया और उसके बाद से धीरे धीरे भारत भी अमेरिका की तरफ बढ़ना चालू किया, इनके इशारे पर नाचना चालू किया। लेकिन पूर्णतः संभव नहीं था क्योंकि वामपंथी दल अभी मौजूद थे। तो पूरी सफलता कब मिली इसको? तो 2014 में जब बीजेपी आई है तो बीजेपी पूंजीपतियों के एजेंट के तौर पर आई और चूंकि देश में जमीन पर पैसा बहुत ज्यादा था,
सरकारी तंत्र मजबूत था, हर गांव में प्राइमरी के मास्टर, लेखपाल, सिपाही जैसे नौकर थे, पेंशनरों के पास पैसा था। तो ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को, पूंजीपतियों को और भारतीय पूंजीपतियों को नागवार गुजर रहा था। तो कोरा हिंदूवाद का नारा दिया मोदी के नेतृत्व में, और पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ का खजाना लूट करके लंदन भेजा गया है। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, इतने कितने ही आपको उदाहरण मिलेंगे। और इस दौर में सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया गया, यानी भारत की अर्थव्यवस्था फिर से दयनीय हालात में। बस यही खेल बांग्लादेश में भी इन्होंने खेला है कि बांग्लादेश अब भारत से भी आगे निकल रहा था अपनी विकास दर के साथ। तो ये बात अमेरिका को नागवार गुजर रही थी कि ये एशियाई लोग कैसे भरपेट भोजन कर सकते हैं, यदि अपने रिसोर्सेस का प्रयोग ये करेंगे तो हम यूरोपियंस क्या भूखों मरेंगे। बस अमेरिका ने इसी का फायदा उठाया और पाकिस्तान से जमाते इस्लामी और आईएसआई की मदद से यह कार्य को अंजाम दिया। इस कार्य को अब प्रश्न है कि आपकी राह क्या कर रही थी इस वक्त। तो राह जाहिर सी बात है, जब देश में समाजवादी शासन होता है तो उसके हितों के अनुकूल, और जब पूंजीपतियों का शासन है तो उसके हितों के अनुकूल। तो जाहिर सी बात है आरएसएस, जमाते इस्लामी, आपको ना विश्वास हो तो मैं आपको बता दूं कि 2014 में, सॉरी 2019 में पुलवामा की घटना हुई। क्या आपको लगता है कि बिना मिलीजुली स्थिति की ये घटनाएं हुई होंगी? आज तक सरकार उसका आंकड़ा नहीं दे पा रही है भारत की। ये भारत की सरकार की मैं बात नहीं कर रहा, बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए फिलहाल तो बांग्लादेश में ये स्थिति पैदा हो गई। तो आज भी आप ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश में जिस प्रकार रेडिकलिज्म बढ़ा है, उसी प्रकार भारत में भी रेडिकलिज्म को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप लड़ते रहिए, भोजन और रोटी से अपने आप को अलग करते रहिए। यही ब्रिटिश पूंजीपतियों और भारतीय पूंजीपतियों की इच्छा है कि वे खजाना लूट के लंदन जाते रहे। आपने कभी सुना है न्यूज 18 को कि अमेरिका और ब्रिटेन, मेहुल चौकसी और ये भागे जा रहे हैं? ये हमेशा आपको चीन की तरफ निगाहें घुमाए रखती हैं कि चीन से है भारत को खतरा, चीन से है भारत को खतरा। कोई मेहुल चौकसी क्या कभी चीन भागा है? कोई नीरव मोदी कभी चीन भागा है? सभी लंदन भागते हैं, सभी अमेरिका भागते हैं, जिनके साथ मोदी जी की केमिस्ट्री मजबूत होती है। फिलहाल 2017-18 के बाद, 19 के बाद से जब गरीबी तेजी से बढ़ी है, तो बीजेपी गवर्नमेंट अब समझ गई है कि थोड़ा हमें लेफ्ट की तरफ डेविएट होना पड़ेगा और रसिया की तरफ फिर से रिश्ते बनाना चालू किया। ऐसी स्थिति में अब पूंजीपतियों को फिर नए हथियार के तौर पे सपा बसपा दिख रहे हैं। तो जातिगत जनगणना और इन सब मुद्दों पे उलझाया जा रहा है आपको। तो ओबीसी, एससी, एसटी भटकने की कोशिश ना करें। और जनरल चंटू सिंह मंटू पांडे से भी निवेदन है कि आप भटकने की कोशिश ना करें। जहां पर भी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो समझ लीजिए कि उस पर लंदन गिरोह का पूरा समर्थन प्राप्त है। आपने कभी सोचा है कि जिस सपा के मुलायम सिंह यादव ने मंदिर कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, वहां पर भी यही हालात हो रहे हैं। कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उस मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण किसने दिया? बीजेपी ने दिया। जी हां, और जमीन पे क्या दिखाया जा रहा है कि सपा और भाजपा विरोधी हैं। और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, 1946 में, 45 में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की मिलीजुली सरकार जब बनी थी बंगाल में, उस दौरान जमीन पर मंदिरों के आगे गाय कटवाना और मस्जिदों के आगे सूअर कटवाने का काम किसने किया? इसी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने किया। उसी मुस्लिम लीग के सपोर्टर है जमाते इस्लामी, और नीचे हिंदू मुस्लिम आपस में मर कट रहे हैं और ऊपर दोनों मलाई काट रहे हैं, केवल इसलिए कि भारत का विभाजन हो जाए। क्योंकि अंग्रेज यही चाहते थे कि एक बड़ा भारत अगर छोड़ देंगे तो ऐसी परिस्थिति में जो तेल के क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश पूंजीपतियों के हाथ से निकल जाएंगे। और उन्होंने जहां जहां पर भी राष्ट्रीयकरण हुआ है संसाधनों का, देश के संसाधनों को जो जो सरकारें राष्ट्रीयकृत करती हैं उसको तानाशाह घोषित करते हैं अमेरिका और ब्रिटेन। इंदिरा गांधी को तानाशाह घोषित किया। और जो लोग पूंजीपतियों का भला करते हैं, आम आदमी का नुकसान करते हैं, लंदन पैसा भेजते हैं, उनको आयरन मैन बोला जाता है। मैं आपका एक और एग्जाम्पल दे दूं कि 1953 की घटना मैं बता दूं। ईरान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोहम्मद मुसद्दिक। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने
जब ईरान के तेल के खदानों, तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण करना चालू किया, नेशनलाइजेशन चालू किया, तो अमेरिका और ब्रिटेन की पूंजीपतियों की निगाह में ये चढ़ गए मोहम्मद मुसद्दिक और उनका तख्ता पलट करवा दिया 1953 में। इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण चालू किया, जब भारतीय पूंजीपतियों का नुकसान होना चालू हुआ, तो ये लोग लंदन गिरोह की गोल में बैठ गए। फिर इंदिरा की हत्या हुई। इन सभी बहुत लंबे मुद्दे हैं, जटिल मुद्दे हैं, इनको समझाना इतना आसान नहीं है। फिलहाल अब ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश में जो सरकार पलटी है उसकी कीमत भारत को भी चुकानी पड़ेगी। अब इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा? तो जाहिर सी बात है कि पूंजीपतियों के सपोर्टर वाली ही बीजेपी गवर्नमेंट है, आरएसएस है, तो जाहिर सी बात है राय इसीलिए मौन रही है या मौन रही होगी। मैं इस पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, केवल एक कयास से अनुमान ही लगाना चाहूंगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, यहां पर स्टैंड क्या होगा? तो जाहिर सी बात है शेख हसीना को संरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही शेख हसीना को ये संरक्षण देते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि जो वर्तमान में बांग्लादेश की सरकार आई है उसके साथ संबंधों को खराब करना। अब कट्टरपंथी ताकतें दोनों तरफ से मिलकर के कार्य करेंगी और उसके पश्चात बांग्लादेश में बैठे इस्लामिक संगठन यहां हिंदुओं की हत्या करवाएंगे और उसके बाद इसमें मलाई काटने का काम करेगी बीजेपी, इसमें मलाई काटने का काम करेंगे हिंदू संगठन और आप मंदिर के आगे घंटा बजाते रहिए। फिलहाल रोजी रोजगार की चिंताएं बहुत जटिल हैं। आप चलते चलते एक और उदाहरण दे देता हूं कि जब इंदिरा की हत्या की गई और कांग्रेस को भी भीतर से खोखला करने का प्रयास किया गया था, उस वक्त कांग्रेस का प्रधानमंत्री आरएसएस वालों ने अपने पीवी नरसिम्हा राव को बनवाया, जो आते ही एलपीजी की घोषणा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह का कद बढ़ाया, जो आते ही एलपीजी की घोषणा कर रहे हैं। और यही बीजेपी जो कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है, इसी ने जो पीवी नरसिम्हा राव है उनको भारत रत्न देने का निर्णय लिया। क्यों निर्णय लिया भारत रत्न देने का? क्या किया था पीवी नरसिम्हा राव ने? काम जो किया था वो था देश के संसाधनों को पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए, ताकि आम आदमी 5 किलो राशन पे सिमट जाए। प्राइमरी शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया और मुलायम सिंह यादव और इन्होंने मिलकर के हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने का काम किया कि जब देश के संसाधनों को बेचा जाए तो जनता विरोध ना करे, बल्कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर इकट्ठा रहे। तो कार सेवकों की गोलियां मुलायम ने चलवाई, उस मुलायम को पद्म भूषण दिया गया है और जिसने हिंदू पोलराइजेशन करने का काम किया उसको भारत रत्न से सौंपा है इस आरएसएस बीजेपी संगठन ने। आप कभी भी आरएसएस वालों को पूंजीपतियों का विरोध करते हुए ना सुने होंगे ना देखे होंगे। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल ध्यान रखिएगा, अभी बांग्लादेश इश्यू में बहुत कुछ है, इस पर भी मैं टिप्पणी लेकर के आऊंगा जमाते इस्लामी पर।